Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों, स्वस्थ शरीर और निरोगी काया दो ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे वेद पुराणों में पहला सुख बताया गया है। इसी की प्राप्ति के लिए भारतीय लोग प्राचीन काल से सात्विक जीवन शैली का पालन करते आए हैं और अपने आप को स्वस्थ रखा है। आयुर्वेद और योगा जैसी प्रैक्टिसेस ने भी लोगों के इस प्रथम सुख की प्राप्ति में खूब मदद की। लेकिन आज के आधुनिक युग में भारतीय लोगों की जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। ये बदलाव हमारे खान पान से लेकर हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में देखे जा सकते हैं। पहले जहां लोग सात्विक भोजन खाकर खुशी खुशी बिना किसी मेजर मेडिकल कंडीशन के 100 साल से भी ज्यादा का जीवन आसानी के साथ जी लेते थे, वहीं आज 30 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। उदाहरण के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्वामी शिवानंद बनारस में रहने वाले योगा टीचर हैं, जो क्लेम करते हैं कि उनका बर्थ ईयर 1896 है, यानी अभी उनकी उम्र 125 सालों से भी ज्यादा हो चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि सात्विक भोजन और योगा ही उनके इतने लंबे जीवन का राज है। लेकिन आज इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज होने के बावजूद भारत में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 70 ईयर्स की है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पुअर लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इंडिया में हेल्थ कंडीशंस इतनी खराब हैं कि आज इंडिया पूरी दुनिया में टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन पिछले 2 दशक में एक और ऐसी बीमारी है जिसने भारत में लोगों को बड़े स्तर पर अपना शिकार बनाया है। हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता की। ढेर सारी बीमारियों के बाद इंडिया अब इम्पोर्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के खिताब भी हासिल कर चुका है, या फिर एटलीस्ट कुछ पब्लिकेशंस ये क्लेम करते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब है इरेक्शन को अचीव ना कर पाना, उसे मेंटेन ना कर पाना और या फिर कंसिस्टेंट बेसिस पर इजैकुलेट ना कर पाना। ये मेडिकल कंडीशन टेम्पररी और परमानेंट दोनों नेचर की हो सकती है। जनरली ब्रॉडर सेंस में लोग अक्सर इम्पोर्टेंसी को ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन ईडी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रिक्वायर्ड इरेक्शन को अचीव या मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्पोर्टेंसी की ही एक सेपरेट मेडिकल कंडीशन है। इसके अलावा दोस्तों, इम्पोर्टेंसी का होना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। कई बार कोई व्यक्ति स्ट्रेस या इमोशनल वीकनेस के चलते सेक्सुअली एक्टिव फील नहीं करता, जिसके चलते टेम्परेरी पीरियड के लिए इम्पोर्टेंसी के सिम्टम्स नजर आते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में ऑन एन एवरेज हर 10 में से एक व्यक्ति इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, यानी ये काफी कॉमन कंडीशन है जो सभी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन एल्डरली लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा प्रेवलेंट होती है। एक रिसर्च में बताया गया कि 40 साल की उम्र के बाद भारत में 59% लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि इंडिया में अब ये प्रॉब्लम युवा वर्ग में भी आम होती जा रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को फेस करने वाले 100 में से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है। आज से लगभग 1 दशक पहले ये नंबर सिर्फ 5 से 7 के बीच में हुआ करता था, यानी सिर्फ 10 सालों में इस प्रॉब्लम को फेस करने वाले यूथ की संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। लेकिन आखिर भारत धीरे धीरे इम्पोर्टेंसी की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया में बढ़ती हुई इम्पोर्टेंसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जहां हम समझेंगे इम्पोर्टेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस को और जानेंगे इसके इम्पैक्ट्स को। साथ ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के बायोलॉजी सबसेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंसी के लिए फिजिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल रीजंस की, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं जो हार्ट अटैक जैसे एक्यूट इवेंट्स को जन्म देते हैं, और साथ ही इम्पोर्टेंस के लिए भी ये डिसऑर्डर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इरेक्टाइल फंक्शन पूरी तरह से ब्लड फ्लो पर ही रिलाई करता है, यानी ब्लड फ्लो अच्छा रहने पर इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति कार्डियोवास्कुलर डिजीज से पीड़ित है तो उसका ब्लड फ्लो भी इफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें ब्लड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स नैरो होने से ब्लड फ्लो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इम्पोटेंसी देखने को मिलती है।
इसी तरह ब्लड वेसल्स के अंदर एक इनर लाइनिंग होती है जिसे एंडोथीलियम कहा जाता है। एंडोथीलियम बॉडी में हेल्दी ब्लड फ्लो मेंटेन रखने में काफी क्रूशियल रोल निभाती है। दरअसल एंडोथीलियम नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती है ताकि हेल्दी ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंडोथीलियम को इम्पैक्ट करती हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। ऐसे में डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्लड फ्लो पर पड़ता है और इसी रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से लोगों में इम्पोटेंसी हो जाती है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी से जूझने वाले पेशेंट्स में भी इम्पोटेंसी की प्रोबेबिलिटी काफी हाई देखी गई है। डायबिटीज एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसकी वजह से विद टाइम ब्लड वेसल्स और नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल का ब्लड वेसल पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ब्लड वेसल्स डैमेज होने पर ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है, जो इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, जो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में यूज होने वाली कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसके साइड इफेक्ट के कारण इम्पोटेंसी देखी गई है। उदाहरण के लिए बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स के साइड इफेक्ट की वजह से नर्व सिग्नल्स या ब्लड फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण भी इम्पोटेंसी देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी इंडिविजुअल जिनको वेस्कुलर डिजीजेज हैं वो इम्पोटेंस की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इम्पोटेंस के रिस्क को इंक्रीज जरूर कर देती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो ब्रेन के साथ साथ पूरे नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में ट्रांजिट होने वाले सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व डैमेज हो सकती है। इनमें से काफी सारी नर्व्स इरेक्शन को इनिशिएट और मेंटेन करने में काफी क्रूशियल होती हैं। ऐसे में यदि ये नर्व्स किसी भी रीजन की वजह से डैमेज हो जाएं तो इम्पोटेंस की प्रॉब्लम उस इंडिविजुअल द्वारा फेस की जा सकती है। उदाहरण के लिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसीजेस, जिनमें बॉडी का इम्यून सिस्टम नर्व्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को खत्म कर देता है। पार्किंसंस डिजीज, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की इंजरी पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। नर्व सिग्नल्स पर पड़ने वाला ये इम्पैक्ट इरेक्शन को इनिशिएट या मेंटेन करने में एक बड़ी बाधा बन सकता है। इसके अलावा वास्कुलर सिस्टम में इश्यूज के कारण भी ब्लड फ्लो पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो इरेक्शन के लिए एसेंशियल होता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए काफी सारी ऐसी मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं और वो सेक्सुअल फंक्शन को इम्पैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट, स्किज़ोफ्रेनिया और कई तरह के साइकोटिक ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाली एंटी साइकोटिक्स या न्यूरोलेप्टिक्स मेडिकेशन, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होने वाली एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग्स के पोटेंशियल सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें इम्पोटेंसी भी इंक्लूडेड है। इम्पोटेंस का तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। काफी सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो इरेक्शन के लिए वाइटल होते हैं, और जब इन हार्मोन्स के लेवल डिस्टर्ब होते हैं तो इससे सेक्सुअल फंक्शन भी अफेक्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल होने पर सेक्सुअल डिजायर में भी डिक्रीज देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ इंपोटेंस की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर की वजह से भी हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम एविडेंट हो सकती है। थायराइड ग्लैंड ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो यानी अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो यानी ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, दोनों ही सिचुएशन में हार्मोन्स का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जो पोटेंशियली इंपोटेंस जैसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। प्रोलैक्टिन भी एक ऐसा ही हार्मोन है। ये प्राइमरली विमेन में पाया जाता है और लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये मेंस में भी मौजूद है। अगर प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाएं तो इस कंडीशन को हाइपरप्रोलैक्टेमिया कहते हैं, और इस कंडीशन की वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, जो अल्टीमेटली सेक्सुअल फंक्शन को इफेक्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है, और ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब कोई पर्सन स्ट्रेस कंडीशन एक्सपीरियंस करता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस सिचुएशन में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो सेक्सुअल डिजायर और परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इंसुलिन हार्मोन से रेजिस्टेंस की कंडीशन के दौरान भी इंपोटेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन के इफेक्ट के अगेंस्ट लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती है।
ऐसे में ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये इम्पोर्टेंस के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सेसिव वेट के कारण हार्मोन लेवल्स, ब्लड फ्लो और ओवरऑल सेक्सुअल फंक्शन नेगेटिवली इफेक्ट होता है। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन के केस में सेक्सुअल हेल्थ पर बहुत बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और इसकी वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल दूसरी हेल्थ कंडीशंस जैसे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ओबेसिटी को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, जो अल्टीमेटली इम्पोर्टेंस के रिस्क फैक्टर्स को और अधिक बढ़ा देता है। भले ही ये सभी रीजंस इम्पोर्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, लेकिन इनका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। और इनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसे तुरंत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद लेकर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। दोस्तों, इंपोर्टेंस का सबसे पहला साइकोलॉजिकल रीजन है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस के हाई लेवल्स, वर्क प्रेशर या सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर एंजाइटी की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इन सभी रीजंस की वजह से ब्लड फ्लो पर भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है और इससे इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक्टिविटीज में लॉस ऑफ इंटरेस्ट काफी कॉमन चीज है। डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इंटरेस्ट रिड्यूस होने के पूरे चांसेस होते हैं, जो ओवरऑल सेक्सुअल फंक्शन को अफेक्ट करता है। ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जैसे रिलेशनशिप इश्यूज भी इम्पोर्टेंसी के मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। मेल के अंदर इंटरकोर्स से पहले होने वाली परफॉर्मेंस एंजाइटी भी इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम को इनिशिएट कर सकती है। इसके अलावा पहले के सेक्सुअल ट्रॉमास या किसी भी प्रकार के अब्यूज का लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो सकता है, जो इम्पोर्टेंसी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है जैसे लेजी लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से वेट गेन और रिड्यूस ब्लड सर्कुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, जो अल्टीमेटली इंपोर्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पुअर डाइट भी इंपोर्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी डाइट जिसमें प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फैट और रिफाइंड शुगर जैसी चीजों की ज्यादा क्वांटिटी हो, उसमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के डिटोरेट होने के बहुत चांसेस होते हैं। साथ ही कोकेन और एम्फेटामाइंस जैसे ड्रग के यूज की वजह से भी सेक्सुअल फंक्शन पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो पर इंपैक्ट आता है तो इससे इंपोर्टेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। पर इस प्रॉब्लम का इंपैक्ट सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है। इंपोर्टेंस की वजह से किसी पर्सन की पर्सनल और सोशल लाइफ पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। इंपोर्टेंस किसी पर्सन की इरेक्शन को अचीव और मेंटेन करने की एबिलिटी को समाप्त कर सकता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल कर देता है। इंपोर्टेंस की वजह से बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जन्म ले सकती हैं और इससे एम्बैरेसमेंट और शेम की फीलिंग का डेवलप होना काफी कॉमन चीज है। कुछ केसेस में तो इंपोर्टेंसी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों के लिए एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन और इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम्स फेस की जा सकती हैं, जो किसी इंडिविजुअल और उसके पार्टनर के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को डिक्रीज कर देता है। इस प्रॉब्लम को फेस करने वाले लोगों के अंदर परफॉर्मेंस और एंजाइटी डेवलप हो सकती है, जो सेल्फ डाउट और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है। एक आदमी की सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट देखा जा सकता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट घर के बाहर भी सोशल इंटरेक्शन और ओवरऑल वेलबींग पर भी पड़ सकता है। इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और लॉस ऑफ प्लेजर के कारण सैडनेस और होपलेसनेस जैसी फीलिंग को लोग अवॉइड नहीं कर पाते। इंपोर्टेंस की वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस भी बढ़ता है, यानी एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट जैसी प्रॉब्लम्स में इंक्रीज देखा जाता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से सेक्सुअल इंटीमेसी में भी
डिफिकल्टीज आती हैं जो रिलेशनशिप्स पर काफी बुरा प्रभाव डालता है। इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टेंस और डिक्रीज रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन काफी कॉमन फिनोमिनन हो जाते हैं। कुछ केसेस में इम्पोटेंसी की वजह से सेक्स ड्राइव में डिक्रीज या सेक्सुअल एक्टिविटी में लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है और इंडिविजुअल्स की लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे इसके बाद लोग सेक्सुअल एनकाउंटर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका इम्पैक्ट किसी पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी होता है, क्योंकि ये डेटिंग, रिलेशनशिप्स और फैमिली प्लानिंग जैसे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि आजकल इम्पोटेंसी एक कॉमन इशू बन गया है जो हर उम्र के व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अवेयरनेस, मेडिकल हेल्प और ट्रीटमेंट की मदद से इससे जुड़े चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। इम्पोटेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में सर्टेन मॉडिफिकेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम में पुअर डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहला चेंज अपनी डाइट को लेकर करना होगा। लोगों को एक हेल्दी डाइट अडॉप्ट करनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिशियस फूड हो। प्रोसेस्ड और जंक फूड से ज्यादा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए। हेल्दी डाइट ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर डिजीज को इंप्रूव करने में मददगार साबित होती है, जो प्रॉपर इरेक्टाइल फंक्शन के लिए काफी जरूरी है। लोगों को अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को त्याग कर ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और जॉगिंग, स्विमिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज से स्ट्रेस भी कम होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बूस्ट होते हैं, जो सेक्सुअल फंक्शन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। स्ट्रेस भी इस प्रॉब्लम में मेजर कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स के इस्तेमाल से इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने में काफी हेल्पफुल साबित होती हैं, जो अल्टीमेटली सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सबसे पहले जरूरत है कि इम्पोटेंसी, जिसे आज भी भारत में एक टैबू की तरह देखा जाता है, इसे समाप्त किया जाए। लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए और इम्पोटेंस को भी सेक्स एजुकेशन के पार्ट के रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। काउंसलिंग और थेरेपी की मदद से इस प्रॉब्लम को फेस करने वाले लोगों को इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। ट्रेन्ड थेरेपिस्ट और काउंसलर उन साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं जो इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी टेक्निक्स स्ट्रेस, एंजाइटी और परफॉर्मेंस रिलेटेड कंसर्न्स को मैनेज करने में काफी बेनिफिशियल होती हैं। सपोर्ट ग्रुप्स की मदद से भी इस प्रॉब्लम को फेस करने वाले लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर इंडिविजुअल इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, ताकि सिमिलर प्रॉब्लम को फेस करने वाले लोगों को हेल्प मिल सके। इंपोर्टेंस का तीसरा सॉल्यूशन है मेडिकेशंस। सिडानाफिल, टैडालाफिल और वर्डानाफिल इम्पोटेंसी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली कॉमन मेडिकेशंस हैं। ये सभी मेडिकेशंस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं ताकि इरेक्शन में हेल्प हो सके। एल्प्रोस्टाडिल एक प्रोस्टैग्लैंडिन ईवीएन मेडिकेशन है, जिसको इंजेक्शन के माध्यम से सेक्सुअल ऑर्गन में इंजेक्ट किया जाता है। इसकी मदद से ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और सेक्सुअल फंक्शंस इंप्रूव होते हैं। लेकिन ये सभी मेडिकेशंस मेडिकल सुपरवाइजर्स के अंदर ही लेने चाहिए, क्योंकि इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा जिन लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं, उनके लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें अलग अलग मैकेनिज्म का यूज करके टेस्टोस्टेरोन को सप्लीमेंट किया जाता है ताकि हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर किया जा सके। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम से पार पाने के लिए वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऐसे एक्सट्रीम केसेस जहां बाकी ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल साबित होते हैं, वहां पर इम्प्लांट या सर्जरी को भी कंसीडर किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिनसेंग, एल-आर्गिनिन और योइम्बे जैसे हर्बल सप्लीमेंट्स भी इस मेडिकल कंडीशन को एड्रेस करने के लिए ट्रेडिशनली इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगेन ये नोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी मेडिकेशन को सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लिया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं कि एक्यूपंक्चर भी सेक्सुअल फंक्शन को इंप्रूव करने में हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि इससे भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज और स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इम्पोटेंसी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कंडीशन है, जिसका इंडिविजुअल्स और उनके रिलेशनशिप पर सिग्निफिकेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल इंपैक्ट होता है। हालांकि इसको सिर्फ सेक्सुअल डिस्फंक्शन के साथ जोड़कर देखा जाता है, पर यह समझना जरूरी है, पर यह उससे भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है।
दोस्तों, हमें इस वीडियो में ये बात करी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जिसमें अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। लेकिन ये बेहद क्रूशियल है कि इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम को एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल इनएडिक्वेसी या वीकनेस की बात नहीं है, बल्कि कई सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ट्रीटमेंट और सपोर्ट में एक हॉलिस्टिक अप्रोच के जरिए जो लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें एक उम्मीद दी जा सकती है ताकि वे अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकें। साथ ही इससे जुड़े हुए सोसाइटल एटीट्यूड्स और स्टिग्मास को भी एड्रेस करने की जरूरत है। ओपन डायलॉग्स, एजुकेशन और अवेयरनेस की मदद से इस प्रॉब्लम्स को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है ताकि इसके साथ जुड़ी शेम और एम्बैरेसमेंट की फीलिंग को कम किया जा सके। अल्टीमेटली इम्पोर्टेंसी एक चैलेंजिंग कंडीशन है और उसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के जरिए ही सॉल्व किया जा सकता है। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.